थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया, जहां मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को जमीन पर रख दिया। दरख्त की एक टहनी नीचे को झुकी हुई थी। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर उसे इंस्पेक्टर की गर्दन में डालकर अच्छी तरह से कस दिया, फिर लाश को उस टहनी के साथ लटका दिया। इस बात का मैं खास तौर पर ख्याल रखे हुए था कि जो कोई भी देखे उसे ये केस खुदकुशी का ही मालूम हो, किसी पहलू से भी ये साबित न कर सके कि इसे मारने के बाद दरख्त पर लटकाया गया है। इस काम से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और अपने दूसरे रोज वाले पौंडीचेरी के दौरे के बारे में गौर फिक्र करने लगा। वहाँ सब मेरे लिए अजनबी थे। मुझे उनसे धमाके की तफसीलात मालूम करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करनी थी। मैंने ये तय कर रखा था कि रिपोर्ट में सुनहली तखरीबकारों की कार्रवाइयों को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। मैंने उठकर जल्दी से फर्श पर निगाह डाली। वहां रात की धींगा मुश्ती के कोई निशान नहीं थे। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद क्वार्टर को ताला लगाकर जेटी के लेबर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहां मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दोनों आदमियों के साथ पहले से मौजूद था। मुझे 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का फोकर पकड़ना था जो रामेश्वर से आने वाला था। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को नमस्ते किया। उसने भी नमस्ते किया और बोला, इधर किसी फाइल में कोई इंतराज नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंस्पेक्टर नाथन एक गैर जिम्मेदार अफसर है। बहरहाल उसकी बाबत अब इंक्वायरी कमीशन ही कोई फैसला करेगा। वो फाइल आगे रखकर उसके वर्क उलट रहा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और कनखियों से बाहर देखने लगा। मैं इस इंतजार में था कि कोई मजदूर इधर भागता हुआ आए और हमें ये बताए कि इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से लटकी हुई है, क्योंकि मजदूर उधर ही से काम पर आते थे और उनके आने का वक्त हो चुका था। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम से बातें करने लगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन बड़ा जिम्मेदार अफसर हैं। पिछले दिनों उसकी बीवी बहुत बीमार थी, इस वजह से उससे कुछ गफलत हो गई होगी। और फिर सबमरीन की चेकिंग उसने मेरे सामने की थी और कैप्टन शिवाजी से NOC भी लिया था। गणेशम फाइल बंद करते हुए उसका फीता बांधते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये महज दिखावे के लिए काम करते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैंने गोशाए चश्म से एक मजदूर को देख लिया था जो लेबर ऑफिस की तरफ दौड़ा हुआ चला रहा था। वो क्या खबर ला रहा है मुझे मालूम था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को सिगरेट पेश किया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिगार पीता हूँ, सिर्फ सिगार। इतने में बाहर मजदूर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तमिल जबान में शोर मचा रहा था, उधर लाश है, उधर लाश है। मैंने अतकारी करते हुए चौंक कर खिड़की में से मजदूर की तरफ देखा। गणेशम और उसके आदमी भी उठकर बाहर आ गए। क्या हो गया है, किसकी लाश है, क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजदूर के करीब जाकर पूछा। ये काला कलोटा उधेड़ उम्र का आदमी था। बेचारे से खौफ के मारे बात नहीं हो रही थी। हाथ जोड़ रखे थे। बोला, सरकार, उधर नाथन बाबू की लाश लटकी हुई है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो? वो बोला, सरकार, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। नाथन बाबू की लाश दरख्त से लटकी हुई है। वहां दूसरे लोग भी जमा हैं। गणेशम के मुंह से बेख्तियार निकल गया, ओ माय गॉड। हम सब उस तरफ को दौड़े जा रहे थे जिधर मजदूर ने इशारा किया था। वो मजदूर हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि वो किधर जाएगा। मैं मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के साथ दौड़ रहा था। बहुत जल्द हम खाड़ी के किनारे उस दरख्त के नीचे आ गए जिसकी टहनी से इंस्पेक्टर नाथन की लाश लटक रही थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, नाथन ने ये क्या कर दिया? मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के लिए ये नतीजा निकालना कोई मुश्किल नहीं था कि इंस्पेक्टर नाथन ने इंक्वायरी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। मैंने उसके ख्याल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दुख भरी आवाज में कहा, वो अपनी सस्पेंशन से बहुत परेशान था। उसे खतरा था कि शायद उसे कैद भी हो जाए, मगर उसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं जमीन पर पांव मारकर अफसोस करने लगा। इंस्पेक्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेगुनाह थे। महकमा अंधा नहीं है, वो जरूर इंसाफ करता। हे भगवान। सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अफसोस करने लगा। उसी वक्त आदमी भुलवा कर इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से उतरवाई गई। लाश उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं है और न ही किसी को ये ख्याल आएगा कि मरने वाले की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान देखे जाएं। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे सबमरीन डिजास्टर की रिपोर्ट बनाने के लिए 8 बजे पौंडीचेरी जाना है, मुझे इजाजत है। गणेशम फौरन बोला, जरूर कैप्टन मेहता, तुमसे फिर मुलाकात होगी, गुड लक। मैंने गणेशम से हाथ फैलाया और इंस्पेक्टर नाथन की अंदोहनाक मौत पर एक बार फिर अफसोस किया। वहां से रुखसत होकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। वहां से ब्रीफकेस उठाया और खाड़ी की दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के छोटे से रनवे पर आ गया। वहां भी ग्राउंड का मुख्तसर सा अमला इंस्पेक्टर नाथन की खुदकुशी पर अफसोस कर रहा था।
रामेश्वरम से वो फोकर तैयार आ चुका था जिसमें सवार होकर मुझे पौंडीचेरी जाना था। ये 4 नशिस्तों वाला छोटा सा तैयारा था। पायलट मद्रासी था। मैंने उसे अपना ID कार्ड दिखाया। उसने मुझे सल्यूट किया और जहाज की तरफ लेकर बढ़ा। 10 मिनट बाद हमारा फोकर तैयारा भारत के जुनूबी साहिल से बुलंद होकर तमिलनाडु की दूसरी बड़ी बंदरगाह पौंडीचेरी की तरफ परवास कर रहा था। पौंडीचेरी पहुंचकर मैंने बंदरगाह के एक करीबी होटल टावर व्यू में एक कमरा लिया। ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर जेब में रखा, कमरे में ताला लगाया और सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। जेटी के इलाके को बहरी फौज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने घेरे में ले रखा था। जेटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मेरी आमद की इत्तला कर दी गई थी। उसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया और मुझे एक दफ्तर में ले गया। वहाँ चीफ जेटी ऑफिसर ने मेरा स्वागत किया। ये मद्रासी था। अंग्रेजी तो ये लोग मादरी जबान की तरह रवानी से बोलते थे, मगर ये जेटी ऑफिसर तेलुगु और मलयालम भी जानता था। वो मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि अगरचे मैं पंजाबी हूँ मगर तमिल भी बोल लेता हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर तमिल में बात करने लगा। बंदरगाह पर कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की बार बरदार जहाज खड़े थे। जेटी ऑफिसर मुझे एक स्टीमर में बिठाकर टीले के अकब वाली उस खाड़ी में ले गया जहाँ एटमी आबदोज में धमाका हुआ था। आबदोज का मलबा काफी हद तक उठा लिया गया था, मगर अभी तक फौलाद और एल्युमिनियम के मुड़े थुड़े टुकड़े टीले के नशेब में दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आसपास के कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक बड़ा ट्रॉलर जिसमें क्रेन लगी थी समंदर में जंजीर डाले गर्क शुदा टुकड़ों को निकालने में लगा था। बहरी फौज का अमला रिवायती अंदाज में अपना काम कर रहा था। जेडी ऑफिसर की जबानी मालूम हुआ कि आबदोज के हमले का कोई आदमी नहीं बचा, किसी एक की भी लाश नहीं मिल सकी, सिर्फ कुछ इंसानी पांव जरूर किनारे पर पड़े मिले हैं। मैं अपनी नोटबुक में ये तफसीलात दर्ज करता चला गया। कुछ देर वहां रहकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर जेटी ऑफिसर के साथ वापस उसके ऑफिस में आ गया। उसने मेरे लिए कॉफी मंगाई, एक सिगार पेश किया। इतने में दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर परशुत्तम दास टंडन का फोन आया। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिसीवर थाम कर उसे नमस्कार किया। उसने नमस्कार का कोई जवाब न दिया। बोला, तुम पौंडीचेरी में ही रहना। आज 4 बजे दोपहर सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर व्यास पौंडीचेरी पहुंच रहे हैं। वो एक खास मिशन पर आ रहे हैं। इस बारे में तुमसे जबानी बात करेंगे। मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। उनसे पूरा ताउन करना। अब मुझे यकीन है कि हम उस तखरीबकार गैंग का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने सबमरीन को तबाह किया है। तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी हमें भिजवाने की कोशिश करो। हमें इस दुर्घटना की पूरी तफसील चाहिए। टंडन साहब ने फोन बंद कर दिया। उसने मेरे दिल में तशवीश की खलिश को बेदार कर दिया था। उसे कैसे यकीन है कि वो तखरीबकारों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर व्यास को कौन से खुफिया मिशन पर भेजा जा रहा है। जहन में तरह तरह के शुगुक शुबहात और खदशे सर उठा रहे थे। बहरहाल मैंने मजीद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास जहरीले सिगारों में से एक भी सिगार नहीं था। सिर्फ एक रिवॉल्वर ही था जिसे मैं सफर में अपने साथ ही रखता था और जो ब्रीफकेस में बंद होटल में पड़ा था। दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा नक्शे सुलेमानी आ गया है जिसकी मदद से ये एटमी आबदोज की तबाहकारी के जिम्मेदार अफराद का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगी। मैंने ये कहकर अपने दिल से खदशात को निकाल दिया कि ये महज मामूल की सुराग रसानी और तहकीकात होंगी जिसका कुछ भी नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। आबदोज के परखचे उड़ चुके थे। कोई सबूत बाकी नहीं बचा था। ये इंडियन इंटेलिजेंस वाले खुशफहमियों में मुब्तला है। 4:30 बजे मैं ऑफिस ही में था कि पता चला गुजरात काठियावाड़ के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर DM व्यास आ गए हैं। मैं उन्हें लेने जेटी ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। देखा मिस्टर व्यास हाथ में ब्रीफकेस थामे सिक्योरिटी गार्ड्स की मैयत में हमारी तरफ आ रहा था। उसने स्लेटी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। उम्र 40 बरस से कुछ ऊपर होगी। सर दरमियान से कुछ गंजा था। कनपट्टियों पर स्याह बालों में कहीं कहीं सफेदी की झलक थी। कद दरमियाना और जिस्म गठा हुआ था। सबसे नुमाया बात उस शख्स की आंखें थी। आंखों में एक ऐसी मकनातीसी चमक थी जो दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होती। इन आंखों में किसी भी मसले की तह तक पहुंचने की सलाहियत और अय्यारी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर मिस्टर व्यास से हाथ मिलाया, उन्हें नमस्कार कहकर अपना तारुफ करवाया। मिस्टर व्यास ने आंखें घुमाकर मुझ पर एक तायराना नजर डाली और अंग्रेजी में जेटी ऑफिसर से पूछा, क्या मैं खाड़ी पर जा सकता हूँ। वह बोला, क्यों नहीं सर, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनके साथ चला। खाड़ी पर हम एक बार फिर स्टीमर पर बैठ गए। मिस्टर व्यास ने उस जगह का खास तौर पर मुआयना किया जहां ट्रेलर की क्रेन समंदर के अंदर से आबदोज के गर्क शुदा टुकड़े निकाल रही थी। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहा, अभी तक समंदर की तह से क्या कुछ निकाला गया है, मुझे उसका मुआयना करना होगा। समंदर से निकाला गया कुछ मलबा वहीं किनारे पर पड़ा था। कुछ लोहे के टुकड़े करीबी गोदाम में जमा कर दिए गए थे। मिस्टर व्यास ने उन सबको एक एक करके देखा, फिर मुझे साथ लेकर गोदाम से बाहर आ गया।
जेटी ऑफिसर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मिस्टर व्यास ने उसे कहा, मैं चाहता हूं कि इन तमाम चीजों पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और अब समंदर से जो भी चीज निकले मुझे दिखाए बगैर गोदाम में न रखी जाए। जेटी ऑफिसर ने मुस्तैदी से कहा, ऐसा ही होगा सर। मैंने इतना अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास को ऐसी कौन सी चीज की तलाश है जो आबदोस के साथ समंदर में गर्क है। मैंने इस बारे में उस खुद कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। मैं जानता था कि वो जिस खुफिया मिशन पर यहाँ आया है उस पर खुद ही रोशनी डालेगा। पौंडीचेरी बंदरगाह के पास ही सरकारी रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में कोने वाला कमरा उसे दिया गया था, जहां सहूलत की हर शय मौजूद थी। वो मुझे साथ लेकर रेस्ट हाउस में आ गया। मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि वो किस खुफिया मिशन पर वहां आया है। मिस्टर व्यास ने नौकर से कहा कि कॉफी लाए। हम बैल्कनी में बैठ गए। सामने ढलान पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर समंदर के किनारे तक चली गई थी, जहां 2 माल बरदार जहाज लंगर अंदाज थे। शाम होने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। कॉफी पीते हुए मिस्टर व्यास ने अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से मुझे देखा और बोला, कैप्टन मेहता, आज सुबह हम पर एक अजीब गरीब इंकिशाफ हुआ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर फिर अपने मामूल पर आ गया। ये किस इंकिशाफ की बात कर रहा है? मैंने ढलान की तरफ देखा। कुछ मजदूर एक जगह झाड़ियां साफ कर रहे थे। अगर मैं मिस्टर व्यास की गर्दन तोड़कर उसे बैल्कनी से नीचे फेंक देता तो ये मजदूर देख लेंगे। इसके सिवा और इंकिशाफ क्या हो सकता था कि उन्हें मेरे बारे में इल्म हो गया होगा कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मैंने खाली नजरों से मिस्टर व्यास की तरफ देखा। उसने बड़े सुकून से कॉफी का घूंट पीकर प्याली मेज पर रखी और बोला, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये आबदोज रूस ने हमें दी थी और अभी इसमें कुछ रूसी इंजीनियर मौजूद थे। ये जदीद तरीन एटमी आबदोज थी। रूस के वजारत दिफा की जानिब से हमें एक खुफिया पैगाम में बताया गया है कि इस आबदोज के तारपीडो रूम में एक इंतहाई ताकतवर टीवी कैमरा नस्ब किया गया था, जो एक छोटे से गोल रेड बॉक्स में था। ये रेड बॉक्स ऐसी धात से बनाया गया है कि उस पर भयानक से भयानक धमाके का कोई असर नहीं हो सकता। जदीद तरीन एटमी आबदोजों और जहाजों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई तखरीबकार वहां बम लगाने में कामयाब हो जाए और आबदोज गर्क हो जाए तो इस रेड बॉक्स का टीवी कैमरा उसकी नकलो हरकत की सारी फिल्म उतार ले, जिसे बाद में डेवलप करके तखरीबकार को पकड़ा जा सके। तारपीडो रूम में यह कैमरा इसलिए नस्ब किया जाता है कि आमतौर पर तखरीबी कार्रवाइयों का निशाना तारपीडो रूम को ही बनाया जाता है, क्योंकि वहां पहले ही से तारपीडो मिसाइल मौजूद होते हैं जो टाइम बम के साथ फटकर तबाही में 10 गुना इजाफा कर देते हैं। रूसी वजारत दिफा के इस इंकिशाफ ने हमारी बुझी हुई उम्मीदें फिर से रोशन कर दी हैं और हमें यकीन है कि अगर हम समंदर के नीचे से वो रेड बॉक्स बरामद करने में कामयाब हो जाएं तो वो शख्स जरूर पकड़ लिया जाएगा जिसने तारपीडो रूम में टाइम बम लगाया था। एक पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन हिल गई। ये शख्स मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। तारपीडो रूम में मैंने ही टाइम बम लगाए थे। अगर वहां किसी खुफिया जगह पर रेड बॉक्स में टीवी कैमरा नस्ब था तो उसमें मेरी नकलो हरकत की फिल्म महफूज हो गई होगी, और अगर वो फिल्म इन लोगों के हाथ आ जाती है तो फिर न सिर्फ ये कि मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, बल्कि मेरा मिशन भी खात्मे मिल जाएगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह काबू में रखा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मिस्टर व्यास, इस बात का हमारे पास क्या सबूत है कि तखरीबकारों ने तारपीडो रूम में ही बम लगाया था? यह भी तो हो सकता है कि ये टाइम बम इंजन रूम में किसी जगह लगाया गया हो। ऐसी सूरत में हम मुजरिमों का सुराग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि रेड बॉक्स की फिल्म खाली होगी। मिस्टर व्यास ने कॉफी की प्याली में आहिस्ता से चम्मच हिलाते हुए कहा, कल तक हमें भारत की नेवल इंटेलिजेंस ने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की है उससे ये बात साबित हो गई है कि टाइम बम एक नहीं बल्कि 2-3 थे और ये सारे के सारे तारपीडो रूम में ही लगाए गए थे, क्योंकि टाइम बमों के इस चाल मादे के निशान तारपीडो रूम के पाइप के टुकड़ों पर ही मिले हैं। यही वजह है कि हम पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं कि अगर हम रेड बॉक्स समंदर से बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तकरीबकार जरूर पकड़ा जाएगा जिसने वो टाइम बम लगाए थे, क्योंकि रेड बॉक्स में नस्ब शुदा टीवी कैमरे पर उसकी तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई होगी। ये बात मेरे सुकून को तहबाला करने के लिए काफी थी। ये बड़ी खतरनाक बात थी। रेड बॉक्स मेरी मौत का परवाना था। उसमें लगे हुए कैमरे ने मेरी तमाम नकलो हरकत और कैप्टन शिवाजी से मेरी गुफ्तगू और फिर उसको मेरा इंजन रूम की तरफ भेजना, फिर तारपीडो मिसाइल और पाइपों के दरमियान टाइम बम चिपकाना, ये सब कुछ महफूज कर लिया गया होगा। मेरे खिलाफ इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती थी। मैं सिगरेट का कश लगाना भूल गया था। मिस्टर व्यास ने मेरे सिगरेट के बढ़ते हुए गुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, तुम्हारे सिगरेट की राख गिरने वाली है। मैंने जल्दी से राख एस्ट्रे में छाड़ दी और बज़ाहिर खुश होकर बोला, आई एम सॉरी। मिस्टर व्यास, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अगर रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम इस इलाके के सारे तखरीबकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने तारपीडो रूम में टाइम बम लगाए थे वो यकीनन सिंहाली तखरीबकारों के गिरोह का आदमी होगा
और हमारी इंटेलिजेंस उसे आसानी से तलाश करके उससे बाकी लोगों की निशानदही करवा लेगी। मिस्टर व्यास ने जेब से रुमाल निकालकर अपने होंठों के किनारे साफ किए और बोला, इस इंकिशाफ का इल्म हमारी वजारत दिफा के सिर्फ चंद एक लोगों तक ही महदूद है। सीक्रेट सर्विस में ये बात मिस्टर टंडन के बाद मुझे और अब तुम्हें मालूम है। हमें इस राज को अपने दिल की गहराइयों में बंद रखना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैंने सिगरेट राखदान में बुझा दिया। अभी आधा सिगरेट बाकी था। मिस्टर व्यास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुमने तो आधा सिगरेट जाया कर दिया कैप्टन मेहता। ये चालाक आदमी मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल मैं पिछला आधा सिगरेट नहीं पीता। डॉक्टरों का कहना है कि इस हिस्से में निकोटीन ज्यादा होती है। मिस्टर व्यास ने कहा, ओह आई सी। उसकी मकनातीसी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था।